हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपका हिंदी का सेक्शन, जीके का सेक्शन यानी कि सामाजिक विज्ञान का, और उसके बाद जो है कि विज्ञान का सेक्शन इसमें जोड़ा गया है, और सारे चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, वही जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर प्रश्न को आपसे याद जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा कॉपी में नोट करते चलिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को हम सभी। आज की सेशन को सबसे पहले आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन किसके विद्युत अवघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए एसिटिलीन जो है ये आपका सोडियम फ्यूमरेट अवघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राणे जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा केन नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है वो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो फ्रेंड ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी किसकी है, ऊर्जा की इकाई है। अगला है उष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सबसे अस्थाई रूप कौन सा है। यहाँ पर उष्मागतिकी की बात किया गया, इसमें कार्बन का सबसे अस्थाई रूप जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, ये कार्बन का सबसे अस्थाई रूप होता है। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये नर्म होता है और कार्बन का अपरूप है, और हीरा भी कार्बन का अपरूप है, बट ये क्या होता है, कठोर होता है। अगला है इमाइलेज को डैश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन के नाम से जानते हैं इमाइलेज को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इमाइलेज को किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा एंजाइम के बारे में आप सबको पता है, बिल्कुल पता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका सूत्र की बात किया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि डैश तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से दागा जाता है। तो ये क्या प्राप्त होती है, राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समझिएगा इसको। देखिए स्थितिज ऊर्जा तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दागा जाता है रूप से। अगला क्वेश्चन है कि डैश को इंगित करने के लिए विद्युत दाब का एक दूसरा शब्द है। तो ये किसको इंगित करने के लिए विद्युत दाब एक दूसरा शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभवांतर को। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किसी द्रव्य के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है। देखिए किसी भी द्रव्य के साथ में वृद्धि के साथ जो होता है पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी, कि किसी द्रव्य के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर है। अगला है अफीम किस श्रेणी की दवा है। जो अफीम होए ये किस श्रेणी की दवा मानी जाती है, अफीम को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अवसादक श्रेणी की दवा मानी जाती है। देखिए अफीम का खेती सबसे अधिक जो किया जाता है वो आपका अफगानिस्तान में किया जाता है। अगला है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस का नाम क्या था। MIC कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। कब रिसा हुआ था, 1984। कहाँ हुआ था, भोपाल में। अगला है पेंच नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। जो पेंच नदी घाटी परियोजना जो है ये किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कहाँ का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। ये क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर आपके लिए। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर यानी कि 2
F1 पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो है ये कहाँ पर बनेगा। एक आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है और इसको हम रखते हैं 2F1 पर रखते हैं। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस आकार का बनेगा, इस ओर बनेगा, ये होगा वास्तविक होता है और समान आकार का बनेगा। जब भी 2F1 की बात किया जाए तो ये वास्तविक और समान आकार का बनेगा। अगला है, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है। देखिए, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो सबसे भारी किरण की बात किया जाए तो अल्फा किरण जो है ये सबसे भारी किरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो आपको बताए थे कि सैया जी सूरत देखा, उसके बाद क्या हो गया, दिल टूट गया था, यानी कि विभाजन हो गया था। तो ये हुआ था 1907 में हुआ था। कहां पर हुआ था, सूरत में हुआ था। सूरत कहां पर है, गुजरात में है, सूरत गुजरात में है। कब, 1907 में हुआ था। अच्छा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष था। दूसरा 1886 में हुआ था और अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी, कोलकाता में, ये मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ और लाला हरदयाल जो है इसका प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा जो था आपका लाला हरदयाल का था, गलत बात, ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक जी का था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। यदि क्रांतिकारी तो था, फिर बाद में ये जब अंग्रेजों के द्वारा पीटा गया तो उसके बाद ये एक यौगिक और दार्शनिक बन गया था। तो याद रखिएगा अरविंदो घोष या अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी उग्रपंथी नेता थे, जो लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सभी उग्रपंथी नेता थे। अगला है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को जो प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1909 में किया गया था और चेम्सफोर्ड वाला 1919, याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 और मार्ले मिंटो ये आपका 1909 में। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैट्रियट करती थी, यानी कि पैट्रियट नामक जो है वो आपका समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। कहां पर, पेरिस में। अगला है, निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में जो फ्रेंड आपका कण तरंग में द्विपद है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही आणविक और संरचनात्मक सूत्र वाले समावयन को कहा जाता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, त्रिवियम समावयन कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा। तो 18 कैरेट का जो सोना होता है इसमें तांबा या चांदी जैसी अन्य धातु जो मिलाया जाता है लगभग जो होता है वो आपका 25% मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल है। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का। चलिए क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझिएगा क्या बोला कि किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल होता है, तो स्थैतिक घर्षण में होता है। फिर आपसे वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी हैं। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराते, तो लाइक आपसे जरूर कर दिया कीजिए क्लास को। देखिए आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट दे सकें। अगर आपको लगता है कि हम मेरे लिए मेहनत किया गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। धोवन सोडा का समान नाम क्या है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। जबकि खाने वाला सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो देखिए मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय को हमसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में रहता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है ये आपका। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गले के पास होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और आर्किमिडीज की बात किया गया है तो जब भी होगा वो आपका पानी से ही संबंधित होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कथन को पढ़िए सबसे पहले। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में कथन दिया गया है कि यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बिल्कुल डूब जाएगी। क्या बताएं कि यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से अगर कम हो जाए तो वस्तु डूब जाएगी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये बिल्कुल गलत कथन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। आगे देख लीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत को न्यूटन के गति के नियम से निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो न्यूटन के गति के नियम से भी निकाल सकते हैं। के बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर कहा गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये गलत है। स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। बाकी बात तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्रापसारक बल क्या प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पृथ्वी के आकर्षण का बल को प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रबी फसल का मौसम कौन सा है? जैसे कि रबी फसल की बात किया जाए जो ठंडी समय में बोए जाते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। तो आपका अक्टूबर से मार्च तक, याद रखिएगा आप सभी, ये आपका रबी फसल का समय है, ध्यान देंगे आप सभी। जबकि जुलाई से अक्टूबर ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। अगला है आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिकतम प्रबल पाएंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिकतम प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखा भरी होती है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। जब क्षेत्र की रेखाएं जो है ये भरी होती है तब जो है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल पाएंगे। अगला है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसका कथन था? लाला लाजपत राय का। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। तो ये कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था ना ही गुट के द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना होता है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। लाला लाजपत राय जो है 1928 में जो है कि सैमन कमीशन का विरोध करते हुए मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध फलस्वरूप ये पुनः एकीकृत हो गया था, यानी कि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाया था, फिर से इसको मिला दिया गया 1911 में। समझिएगा आप सभी। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन ने, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, याद रखिएगा। बट लॉर्ड डफरिन जब द्वितीय आया था तो उसने जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भी किया था। अगला है निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं है? देखिए बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी नेता था, मदन लाल भी था, और उसके बाद जो है कि उधम सिंह भी था, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे। अगला है 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल हुई थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल में गए थे और ये 6 वर्ष की जेल हुई थी इसे। अगला है होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इसने देश के सामने
स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी? ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1916 में ही होम रूल शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा फिर से कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। अगला क्वेश्चन है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो 1913 में गदर क्रांति शुरुआत हुआ था, इसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, पता है आप सभी को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा। अगला है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कर सके थे। तो ये राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है होलियम का प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से लेकर 30 सेकंड तक उबाला जाता है? तो पाश्चुरीकरण के दौरान जो है लमसम इसको 72 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है और जितने भी इसमें कीटाणु सब होता है वो मर जाता है। उसके बाद जो है कि फिर प्लास्टिक में पैक किया जाता है इसको। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? यानी कि इसके समय में हुआ था ब्रिटिश क्षेत्र का भारत में विस्तार। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था और इसने क्या किया था? कुशासन का आरोप लगाकर साम्राज्य को हड़पना शुरू कर दिया था। जैसे सतारा को हड़प लिया था, अवध को हड़प लिया था। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय था। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1818 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था। अगला है निम्न में से कौन भारत का प्रथम वाइसराय था? तो अभी बताएं कि लॉर्ड कैनिंग। 1858 में इसे भारत का पहला वाइसराय बनाया गया था। 58 कर लीजिएगा, 1858 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय क्या हो जाता है? ब्रिटिश कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन किसके हाथ में चल जाता है? तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चल जाता है और यहीं से वाइसराय का पद शुरू हो जाता है। अगला है 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था पढ़कर? तो ये आपका इलाहाबाद में सुनाया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? इनमें पुस्तक से विशेषण बनाना है, तो इसका ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का अगर विशेषण बनाना है तो ये पुस्तकीय हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि पुस्तकीय क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अगला है डैश या कपड़ा है रिक्त स्थान के लिए उचित निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। यहां पर परिणामवाचक विशेषण की बात किया गया है। देखिए लाल, ये क्या है? उसकी गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, तो ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। जबकि सुंदर, ये भी आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 5 मीटर कपड़ा, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखिएगा कि 5 मीटर कपड़ा हो गया या 10 मीटर रस्सी हो गया, ये सभी परिणाम या परिमाण को बताता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और परिमाणवाचक में भी 2 होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित होता है। निश्चित में जैसे कि 5 मीटर कपड़ा हो गया, 10 मीटर रस्सी हो गया, तो ये निश्चित बात किया जाता है। और अनिश्चित में क्या होता है? कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर रस्सी, तो ये अनिश्चित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे हम सभी क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम सभी क्या कहते हैं?
क्रिया कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को, एक साकर्मक क्रिया, एक आकर्मक क्रिया को याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा साकर्मक है और कौन सा आकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इनमें से विशेषण से संबंधित कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बताइएगा आप सभी, ऑप्शन को पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी गाड़ी ऐसी नहीं जैसी आपकी कार है, ये विशेषण से संबंधित क्या है? अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि अशुद्ध वाक्य हैं। जो आप सभी ऐसी और जैसी जो देख रहे हैं, ये सर्वनामिक विशेषण के प्रकार की तरह यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। जबकि मुझे वैसा आदमी मत समझो, ये आपका सर्वनामिक विशेषण के तौर पर आपका जो कि प्रयोग हुआ है। मैं ऐसे वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करता, इसमें भी जो कि सर्वनामिक विशेषण है। वह आदमी मेरे घर आया है, इसमें भी सर्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ये सभी तो विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, यही अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? तो क्रिया की विशेषता जो बतलाते हैं उसी को हम सभी क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया है? अभी बताए थे कि साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि श्याम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो सिंपल से है, आपको बताया है कि इसमें क्या और कहाँ आपको यूज करना है। क्या और कहां आपको उच्चारण करना है। तो क्या बोले? श्याम सोता है, क्या सोता है? श्याम सोता है, क्या सोता है? पता है? नहीं जवाब मिला। अगर जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए साकर्मक क्रिया होगा, अगर जवाब नहीं मिले तो समझ लीजिए आकर्मक क्रिया है। जैसे उच्चारण कीजिए, श्याम सोता है, क्या सोता है? पता नहीं है। या कह सकते कि श्याम खेलता है, क्या खेलता है? श्याम खेलता है, क्या खेलता है? तो ये आकर्मक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। या श्याम हंसता है, क्या हंसता है? पता है? नहीं। दांत हंसता है, नहीं हंसता है। तो क्या कह सकते हैं? आकर्मक क्रिया है। अगर यही कहते हैं कि श्याम बेड पर सोता है, तो कहाँ सोता है? बेड पर सोता है, ये साकर्मक क्रिया होगा। श्याम फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? श्याम फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर जवाब आपको मिल रहा है, यहाँ पर साकर्मक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आए? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जहां पर कहां और क्या का उच्चारण करते हैं और सवाल का जवाब मिल जाता है, समझ लीजिए वहां साकर्मक क्रिया होगा। अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए आकर्मक क्रिया हो जाएगा। वो दोनों को पकड़ के रखिएगा, वहां से आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं कि संज्ञा का 5 भेद होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक बताएं, जिसमें कि पूरा समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक में क्या होता है? जिसे नापा तौला जा सके, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया। जातिवाचक में क्या होता है? जो पूरी जाति को बताता हो। भाववाचक में किसी की भाव को दर्शाता हो या गुण को दर्शाता हो। और व्यक्तिवाचक में जैसे किसी नाम की बात किया, जैसे राम हो गया, या किसी देश का नाम हो गया, जैसे भारत हो गया या इंग्लैंड हो गया। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जहां किसी एक व्यक्ति का बोध हो। तो ये कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा जो है सत्य है, ध्यान रखिएगा। क्या लगता है? सत्य को आप प्लेट में परोस दीजिएगा, परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते हैं, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो जिसे आप सभी कहीं रख नहीं सकते हैं, या कहीं आप सभी कह सकते हैं कि जो अदृश्य है, वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कह सकते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा तो जातिवाचक है, पर अगर वही कहे बुढ़ाड़ी कहे तो उसकी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि उसके गुण को बता रहे हैं कि वो बुढ़ाड़ी है, ध्यान रखिएगा, बुढ़ाड़ी आ चुका है, तो वो भाववाचक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। पुस्तक क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक की अगर बात किया जाए तो पुस्तक तो बहुत सारा पुस्तक होता है, एक पुस्तक है नहीं। अगर वही किसी पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि ये रामायण की पुस्तक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। वाराणसी, वाराणसी तो एक नाम आ रहा है, एक ही चीज का बोध हो रहा है, यहां पर व्यक्तिवाचक होगा। शेर क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक होगा। अगर शेर की बात किया जाए तो शेर एक ही नहीं होता है, शेर में पूरा फैमिली जितना है, यानी कि उस कह सकते हैं कि जाति का जितना भी शेर है वो शेर के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? अगर वही शेर का नाम रख दिया जाए तो वहां पर फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का उदाहरण है? एक होता है सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। जैसे अगर मिश्र वाक्य की बात किया जाए, कौन व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है?
तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा लंबा वाक्य देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपका मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है पता है आप सभी को, जैसे कह सकते हैं कि राम और मोहन सोएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। राम और मोहन पढ़ेगा, संयुक्त वाक्य है। अगर यही कहते कि राम पढ़ेगा, ये सरल वाक्य होगा, राम पढ़ेगा सरल वाक्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ये आपका सरल वाक्य है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, सरल वाक्य है। अगर यही कहते उसके आने का समय निश्चित है और जाने का भी समय निश्चित है, ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, डैश वाक्य है इसमें। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, इसमें मिश्र वाक्य लगा हुआ है। आपको क्या बताएं कि जहां पर बहुत ज्यादा लंबा लेंथ देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपको टिक कर देना है मिश्र वाक्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अटपटा शब्द इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय हैं। हम छोटा छोटा चीज आपको बता रहे जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रत्यय क्या बताएं आपको, ये किसी भी शब्द के पीछे में लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे में लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में लगता है। उच्चारण करके देखिए, औपचारिक इक लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपसे कह सकते हैं ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? तो उपसर्ग की बात क्या है, तो आपको बताएं कि शब्द के आगे में उपसर्ग शब्द लगता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रति उपसर्ग से नहीं बना है? तो प्रतिवादी तो बना हुआ है, यहीं पर दिख रहा है। प्रत्येक, ये भी आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। प्रत्येक, ये भी आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। प्रकाश जो है ये इसमें प्रति नहीं लगा हुआ है, सिर्फ परा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरा एवं लोकोक्ति का सही विकल्प छांटिए। आंख उठाकर ना देखना, इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे में या लोकोक्ति में? आंख उठाकर ना देखना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान ना देना या तिरस्कार करना, ध्यान रखिएगा, दोनों हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? नया 9 दिन का होता है और पुराना 100 दिन का होता है, इसका सही अर्थ क्या है? तो कह सकते हैं ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती है, इसीलिए कहा जाता है कि नया 9 दिन के लिए और पुराना 100 दिन के लिए होता है, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत लंबे समय तक चलती हैं। अगला है, दिए गए वाक्यांशों में से सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करें। यानी कि मुहावरा दिया हुआ है दूध का दूध, मुहावरा दिया हुआ है दूध का दूध डैश है, तो कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, तो बोलते रहते हैं हम सभी आम भाषा में, आम चाल भाषा में कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो मित्र का पत्र आएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। कुल 25 क्वेश्चन हम सभी कवर कर लिए हैं। चलिए बताइएगा, ये आपके लिए दिया हुआ है कि सूर सागर के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज